नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत परमार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसकी लंबे समय से मांग चली आ रही है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ने स्पेशल सेशन के रूप में इसको मेंशन किया था। तो जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन क्या होता है और इसके मुख्य कारण क्या हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख दुष्प्रभाव क्या देखने को मिल सकते हैं। तो कई सारी चीजें हैं जो हम आज इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जलवायु परिवर्तन वाला जो टॉपिक है, जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से संबंधित है, उसको हम आज कम्प्लीटली पूरा करेंगे। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, हमारे टाइम अभी हमारे भारत में मानसून का समय है। तो कई सारे क्षेत्रों में बरसात बरसात जो है वो औसत से अधिक हो रही है। कई सारे क्षेत्रों में बरसात जो है हो ही नहीं रही है, या फिर तापमान अधिक देखने को मिल रहा है। तो मौसम का जो प्रतिरूप है, जो पैटर्न है, उसमें लगातार जो चेंजेस होने को या देखने को हमें मिल रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो वो सारी जो चीजें हैं आज हम उसमें कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने चैप्टर का नाम लिखेंगे, जो है जलवायु परिवर्तन। ये है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा टॉपिक है जिससे वनडे एग्जाम्स में या फिर किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो एनटीपीसी का रेलवे हो, एसएससी सीजीएल हो, या फिर एमपीपीसीएस का प्री हो, या किसी भी अन्य फील्ड के प्रीलिम्स एग्जाम हो जहां ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जलवायु परिवर्तन से लगभग हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। और जो भी बच्चे मेंस की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वीडियो ये देख रहे हैं, तो उनके 2 मार्कर्स और 5 मार्कर्स या फिर 7 मार्कर्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाता हूँ तो ऐसे पढ़ाता हूँ जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनका भी काम हो जाए, और मेंस एग्जाम्स के लिए जो छोटे नंबर से क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी कवर हो जाए। तो जलवायु परिवर्तन एक मुख्य टॉपिक वैश्विक स्तर पर भारत सहित बना हुआ है। तो जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके प्रभाव, कारण, जो भी सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। तो जलवायु परिवर्तन जैसे बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जलवायु क्या है। जलवायु क्या है, तो 30 से 40 वर्ष के 30 से 40 वर्ष के ऋतुओं के औसत को जलवायु कहते हैं। जब ये जो ऋतुओं का जो औसत है, इसमें समय के अनुसार या फिर जो भी मानवीय और प्राकृतिक कारण है उनके अनुसार जब इनमें बदलाव देखने को मिलता है, तो उसी को बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। तो ऋतुओं के औसत में जब हमें बदलाव देखने को मिलेगा, उसी को बोलेंगे जलवायु परिवर्तन। तो ये था एक छोटा सा मीन। बस ये वीडियो बेसिक टू हाई लेवल पर जाएगी, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो जलवायु परिवर्तन क्या है, तो जलवायु का इसमें अर्थ है 30 से 40 वर्ष के ऋतुओं के औसत को जलवायु कहते हैं। और जलवायु परिवर्तन यानी कि ऋतुओं के औसत में लगातार बदलाव जब देखने को मिलता है लंबे समय तक, तो उसी चीज को बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन की एक सिंपल और एक प्रभावी डेफिनेशन क्या है। तो जलवायु परिवर्तन का अर्थ है, जलवायु परिवर्तन का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान में पृथ्वी के औसत तापमान में तथा मौसम के पैटर्न में लगातार लंबे समय तक होने वाले परिवर्तन जलवायु परिवर्तन है। आप पेन और पेपर लेके साथ में बैठिए ताकि आपको सारी चीजें फैक्चुअल भी और कंसेप्चुअल भी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी और आपके आंसर राइटिंग में लिखने में मदद करेंगी। जलवायु परिवर्तन है, तो मुझे लगता है कि एक ये प्रभावी और एक मुख्य डेफिनेशन के रूप में है जो आपके 2 मार्कर और 5 मार्कर के मेंस एग्जाम में काम आएगी।
तो जलवायु परिवर्तन होता है ऋतुओं के औसत में परिवर्तन होने से, जो एक लंबे समय की प्रक्रिया है। तो जलवायु परिवर्तन का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान में तथा मौसम के पैटर्न में लगातार लंबे समय तक होने वाले परिवर्तन जलवायु परिवर्तन है। अब देखो कैसे हमारे पृथ्वी का लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। लगातार तापमान बढ़ने से किसी क्षेत्र में भीषण गर्मी बढ़ रही है। इस समर टाइम में कई क्षेत्रों में 49 डिग्री सेल्सियस, कई क्षेत्रों में 51 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है वो बड़ा देखा जा सका है। लगातार पिछले 2 या 3 सालों से पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे कि मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र हो गया, दिल्ली जैसा क्षेत्र हो गया, राजस्थान का जो औसत तापमान हो गया, साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स हो गए जहां लगातार तापमान देखने को मिल रहा है हमें, जैसे भीषण गर्मी जैसी समस्या बनी हुई है। तो ये था औसत तापमान में वृद्धि। दूसरा, इसमें एक लाइन लिखी हुई है मौसम के पैटर्न में लगातार लंबे समय तक होने वाला बदलाव या फिर परिवर्तन। तो हमारे यहाँ पे 3 ऋतुएं मुख्य रूप से होती है। एक होती है वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन। तो आपने 2 या 3 साल से नोटिस किया हुआ कि भारत के उपमहाद्वीप में लगातार जो सर्दी का जो सीजन है वो कम होता जा रहा है, यानी कि सर्दियों का जो प्रभावी रूप था वो कम होता जा रहा है। सर्दियां क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। सर्दी का जो लो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि हमें सर्दी के सीजन में भी गर्मी जैसी स्थिति फील होती है या फिर महसूस होती है। तो सर्दी का कम फील होना या फिर 2-3 सालों में जो सर्दी का प्रभाव देखने को मिला है वो भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत नाम मात्र का देखने को मिला है, यानी कि सर्दियां लगभग खत्म होती जा रही हैं। दूसरा, गर्मियों में भीषण गर्मी बढ़ती जा रही है। पहले हमारे पृथ्वी पर या फिर हमारे भारत का जो औसत तापमान था उससे लगातार वो तापमान जो है बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर का लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। दिल्ली है जो हमारे इंडिया का कैपिटल है उसमें लगातार तापमान बढ़ने को देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में, साउथ इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां औसत तापमान पहले लो रहता था, लगातार वो तापमान क्या हुआ? बढ़ता जा रहा है। तो कई सारे क्षेत्र हैं जहां मौसम में जैसे ग्रीष्म ऋतु में लगातार गर्मियों में तापमान क्या है? बढ़ता जा रहा है। शीत ऋतु में यानी विंटर सीजन में सर्दियां कैसी हो रही है? कम होती जा रही है। वहां पे क्या उमस भरी गर्मी भी देखने को मिल रही है। दूसरा, वर्षा ऋतु यानी कि रेनी सीजन। कई सारे क्षेत्रों में आज वर्षा औसत से अधिक होती जा रही है, तो वहां बाढ़ जैसी समस्या देखने को मिलती है। कई सारे क्षेत्रों में बरसात औसत से कम हो रही है, यानी कि वर्षा का जो प्रतिरूप है, पैटर्न है हमारा रेन सीजन का, वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो सर्दी का जो सीजन है उसमें लगातार हमें सर्दी का जो डाउनफॉल है वो देखने को मिल रहा है। गर्मियों में भीषण गर्मी बढ़ती जा रही है। वर्षा का जो वितरण, जो पैटर्न है उसमें लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कई क्षेत्रों में बरसात औसत से अधिक है तो बाढ़ जैसी समस्या बन जाती है। कई क्षेत्रों में जहां पानी की ज्यादा आवश्यकता है वहां वर्षा नाम मात्र की भी नहीं हो रही है। तो मौसम के प्रतिरूप में यानी कि पैटर्न में लगातार बदलाव, पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार जो तापमान बढ़ता जा रहा है, ये जो मुख्य कारण है ये होते हैं सब जलवायु परिवर्तन के कारण। इसलिए जलवायु परिवर्तन की जो एक प्रॉपर डेफिनेशन वो है, जलवायु परिवर्तन का अर्थ है कि पृथ्वी के औसत तापमान में तथा मौसम के पैटर्न में लगातार लंबे समय तक होने वाला बदलाव या फिर परिवर्तन जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन के कई सारे मानवीय कारक हैं, कई सारे प्राकृतिक कारक हैं और एक इसका मुख्य कारक ये है। देखो मैं अभी इसको डिस्क्राइब करके आपको अच्छे से बताऊंगा। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैसों का लगातार उत्सर्जन, ये चीज कैसे प्रभाव करती है अभी मैं आपको बताऊंगा। एक मिनट, ये दो। तो जलवायु परिवर्तन के जो मुख्य कारण है उसमें हम देखेंगे एक तरफ मानवीय गतिविधियां या फिर मानवीय कारक, और एक तरफ देखेंगे हम प्राकृतिक कारक, और इन दोनों का एक बैलेंस जो बनेगा ना वो निकल के आएगा ग्रीन हाउस गैस का। तो ग्रीन हाउस गैस जो है जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य कारक है। अब वो कैसे, अब हम सारी चीजें देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक, तो एक तरफ हम लिखते हैं मानवीय, पहले हम प्राकृतिक कारक लिखते हैं। दूसरी तरफ हम लिखेंगे मानवीय कारक या फिर मानवीय गतिविधियां। मानवीय कारक लिखना ज्यादा सही होगा। प्राकृतिक कारक में लिखेंगे पहले ज्वालामुखी विस्फोट। आप सारी चीजें बस समझते जाओ, पेशेंस रखिए थोड़ा सा, सारी चीजें अभी डिस्क्राइब में समझाऊंगा। ज्वालामुखी विस्फोट,
देखो, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर ज्वालामुखी का फटना एक प्राकृतिक कारक है जिससे बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वो सल्फ्यूरिक ऑक्साइड है। तो ये जो गैसें हैं, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बड़े पैमाने पर हमारे पृथ्वी के वातावरण में या फिर उस क्षेत्र के पर्टिकुलर वातावरण में CO2 और जल वाष्प या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन जैसी गैसों का बड़े पैमाने पर उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारकों में से एक है। और जलवायु परिवर्तन में जो ग्रीन हाउस गैसों का योगदान है, तो ज्वालामुखी विस्फोट होने से जो गैसों का उत्सर्जन होता है वो सब ग्रीन हाउस गैसों में उनका काउंट किया जाता है या उनको गिना जाता है। तो प्राकृतिक कारक में पहला है ज्वालामुखी विस्फोट, दूसरा है जंगलों में आग, कई सारे प्राकृतिक कारक ऐसे होते हैं जिसमें जंगलों में आग लग जाती है, तो जिससे बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो जंगलों में आग लगने से बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक मुख्य कारक है। ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, जंगलों में आग हो गया, पशुओं की ज्वाली, पशुओं की ज्वाली क्या होती है, आपने ना कैटल्स देखे होंगे, यानी कि जो भी भैंस होती है, गाय होती है, या फिर चारा खाने वाले जितने भी जानवर हैं जो पशु चरण के उसमें आते हैं, तो जितने भी ये पशु होते हैं जो चबा चबा कर अपने चारे को या फिर अपने खाने को प्राप्त करते हैं, उनके मुंह से लगातार मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। किस गैस का उत्सर्जन होता है? मीथेन गैस का। और मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैस का एक मुख्य गैस है, मीथेन का उत्सर्जन। जितने भी पशु हैं जो शाकाहारी हैं और चारा फसलों का जो भक्षण करते हैं, उनको खाकर अपनी ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं, उनके द्वारा जो चारा चबाया जाता है, मीथेन में ज्वाली की जाती है बार बार, तो उससे बड़े पैमाने पर मीथेन का उत्सर्जन होता है। और फोर्थ है वायुमंडल की जो भी गैसें हैं, वायुमंडल की गैसों के संयोजन में परिवर्तन। देखो, हमारी जो वातावरण है, हमारा जो वायुमंडल है, उसमें कई सारे गैसों का संयोजन है। उसमें हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कुछ नाम मात्र के परसेंटेज में भी कुछ गैसें हैं। तो उनके जो प्रतिरूप है, पैटर्न बना हुआ है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के जो बैलेंस है वो लगातार क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, उनका जो पैटर्न है उनमें बदलाव देखा जा रहा है। तो वायुमंडल की जो गैसें हैं उनके संयोजन में लगातार परिवर्तन देखने को मिलता है, जिससे बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन जैसी घटना को अंजाम मिल रहा है। तो ये थे मुख्य हमारे प्राकृतिक कारक, जिसमें पहला है ज्वालामुखी विस्फोट, जिससे कई सारी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड हो गया, हमारा जल वाष्प हो गया। दूसरा, जंगलों में आग, जंगलों में जब आग लगती है तो बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ग्रीन हाउस गैस का रोल कैसे होगा प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक में, ये एक मुख्य भूमिका के रूप में है। जंगलों में आग, पशुओं की ज्वाली से मीथेन का उत्सर्जन होता है, तो मीथेन भी एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल की गैसों के संयोजन में परिवर्तन देखने को मिलता है, जिससे जो भी गैसों का वातावरण को बैलेंस करने का काम है वो सिस्टमेटिक बिगड़ता जा रहा है। अब देखते हैं मानवीय कारक में, तो सबसे पहले होगा निर्वनीकरण, ऐसे कारक जिसमें मानवीय कारक बहुत इंपोर्टेंट है, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं। पहला है निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन। लगातार औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो रहा है, शहरीकरण जैसी गतिविधियों को हम बड़े पैमाने पर अंजाम दे रहे हैं। विकास को इतना बढ़ावा दे दिया है कि मानव आज जंगलों को काटने पर उतारू हो गया है। बड़े पैमाने पर हम जंगलों की कटाई करते जा रहे हैं, चाहे जैसे कि पन्ना के क्षेत्र में 2021-22 के टाइम पीरियड में बड़े पैमाने पर खुदाई की गई, जंगलों को साफ करने का काम किया गया, जिसका मुख्य कारण था कि वहाँ के जो भी खनिज संसाधन है उनको प्राप्त करना है। अभी रिसेंटली हैदराबाद बड़े चर्चा में रहा, हैदराबाद के जंगलों में बड़े पैमाने पर जेसीबी के द्वारा या फिर जो भी मशीन थे उनके बड़े पैमाने का यूज करके निर्वनीकरण को बढ़ावा दिया गया, ताकि औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा सके। तो कई सारी गतिविधियां हैं जो निर्वनीकरण को बढ़ावा देती हैं। निर्वनीकरण के होने से हमें नुकसान ये है कि जितने भी पर्यावरण प्रदूषण है उनको सोखने का जो बड़ा काम है, सबसे ज्यादा पर्यावरण में उसमें जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो निभाते हैं हमारे वन। तो हमारी पृथ्वी के जो भी वन है या स्थानीय क्षेत्र पर जो भी जंगलों का निर्माण हुआ है,
उनका एक मुख्य कारक तो ऑक्सीजन देना है ही है, दूसरा उनका एक मुख्य काम ये भी है कि पर्यावरण में जितनी भी जहरीली गैसें हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण है, उनको सूखने का जो सबसे बड़ा काम है वो करते हैं वन। जब वन ही नहीं रहेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण को सूखने का काम कौन करेगा? तो सबसे पहला मुख्य कारण है मानवीय कारक में निर्वनीकरण, दूसरा है औद्योगिकरण, जैसे बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण की प्रक्रिया जब भी होती है तो बड़े पैमाने पर देखो वन काटे जाते हैं। दूसरा, उनमें जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है लगातार, उससे बड़े पैमाने पर प्रदूषण जो हमारे वातावरण में फैल रहा है। मशीनों को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि लगातार उनको ठंडे करने की हमें जरूरत पड़ती है ताकि मशीन लगातार दिन और रात काम कर सकें। तो जो भी जल मशीनों के द्वारा यूज किया जा रहा है, उस जल को हम समुद्र में या सागरीय क्षेत्र में लगातार छोड़ रहे हैं, जो गर्म जल है, जो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के विरुद्ध है, जिससे कई सारे शैवाल, प्लैंकटन, मछलियां मारी जाती हैं। तो औद्योगिकरण से नुकसान ये है कि एक तो बड़े पैमाने पर हमें पर्यावरणीय प्रदूषण का सामना करने को देखना पड़ता है। जब भी औद्योगिकरण का विकास किया जाएगा तो उस क्षेत्र में वनों की कटाई होगी, जो एक पहले से ही निर्वनीकरण का मुख्य कारण मैंने आपको बताया था। गर्म जल छोड़ा जाता है सागरीय क्षेत्रों में, जिससे बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा होता है। तो ये हो गया औद्योगिकरण। तीसरा है शहरीकरण। देखो, बढ़ती जनसंख्या के कारण आज हमारे भारत की और वैश्विक स्तर पर कई सारे देशों की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे क्या होता है कि शहरों की मांग ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो शहरों का जो साइज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखो, किसी भी जगह जंगल है, अगर लोग उधर आएंगे, वो रहने के लिए आएंगे, तो हमें जाहिर सी बात है उस जमीन की सफाई करनी पड़ेगी, जिससे उस कॉलोनी का विकास किया जाए या फिर उस शहर का विस्तार किया जाए। तो बड़े पैमाने पर वहां पे भी क्या किया जाती है, निर्वनीकरण की प्रक्रिया की जाती है। दूसरा, जो भी घरेलू अपशिष्ट होते हैं, शहरी जनसंख्या में कुछ लोग तो समझदार हैं, कुछ लोग कम समझदार हैं, तो उनके द्वारा बड़े पैमाने पर जो वेस्ट मटेरियल है वो खुले में छोड़ दिया जाता है, जिससे हमारी मिट्टी की जो प्राकृतिक संरचना है, बड़े पैमाने पर जो मृदा प्रदूषण को बढ़ावा देती है, वो सारी गतिविधियों को शहरीकरण के माध्यम से हमें कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो पहला हो गया निर्वनीकरण, औद्योगिकरण, शहरीकरण, और एक फोर्थ इसमें लिखते हैं हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। चलो हम इसके अंदर लिख लेते हैं इसको, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। आज हम अपने घरों में पानी को ठंडा करने के लिए फ्रिज, अपने रूम को ठंडा करने के लिए या फिर अपनी गर्मी कम करने के लिए एसी का यूज करते हैं, और कार में जब भी घूमते हैं तब भी हम एसी का प्रयोग करते हैं। दूसरा, बड़े पैमाने पर जब हम वाहनों को यूज करते हैं, तो उनसे जो भी ईंधन उसमें जो यूज हो रहा है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी गैस हो, या फिर नेचुरल गैस का कोई भी फॉर्म हो, जो हम गाड़ियों में यूज करते हैं, बड़े पैमाने पर उनसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। तो हमारे घरों में जो एसी लगे हैं, जो फ्रिज लगे हैं, हम जिन गाड़ियों का यूज करते हैं, उनसे बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन जैसी गैसों का किसी न किसी रूप में उत्सर्जन लगातार होता जा रहा है, और जो मुख्य गैसें हैं किसकी, ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी सब हम मानवीय कारक में गिने जाएंगे, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर ईंधन का दहन करते हैं, खाना बनाने के लिए कोयला या फिर प्राकृतिक गैस का यूज करते हैं, गाड़ियों को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल का यूज कर सकते हैं, एसी और फ्रिज के द्वारा भी लगातार कुछ मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। तो मानवीय कारक के अंदर हमने रखा है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें होती क्या है। मैं चाहता हूं कि आपको सारी चीजें कंप्लीट हो जाएं, जिससे एक लेक्चर में आपके 2 से 3 जो डायमेंशन है वो खत्म हो जाए। तो इसमें CO2 आएगी। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होती है हमारी मीथेन, और एक होती है हमारी जल वाष्प यानी कि H2O, और फिर एक होगी नाइट्रस ऑक्साइड, एक होती है नाइट्रस ऑक्साइड, और एक होगी फ्लोरोकार्बन। इसे लिखेंगे ऐसे, फ्लोरोकार्बन। अब एक बात आप ध्यान से सुनना, फ्लोरोकार्बन में जो है वो 2 रूप हैं इसके, एक होता है परफ्लोरोकार्बन, एक होता है फ्लोरोकार्बन, और एक होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। एक होगा हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो ये है मुख्य ग्रीन हाउस गैसें जो बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रही हैं। तो इसमें पहले कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर हमारा जल वाष्प, और फिर एक हमारा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन, जिसके 2 रूप मिलेंगे हमें, परफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये मुख्य गैस हैं ग्रीन हाउस गैसेस की।
अब ग्रीन हाउस गैसों से लगातार हो क्या रहा है, मैं आपको एक चीज बताऊं। ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, अब ये समझो। सबसे पहले मुझे लगता है कि आपने प्राकृतिक कारण और मानवीय कारक को अच्छे से समझा। अब ग्रीन हाउस गैसों का योगदान कैसे है जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने में, जिससे हमारे वातावरण पर लगातार इसके दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं, तो आप वो धीरे धीरे समझो। ग्रीन हाउस गैस का योगदान। ग्रीन हाउस गैसों का योगदान। ग्रीन हाउस गैसों का योगदान कैसे होता है, अब एक अच्छी सिंपल सी चीज समझना। देखो, ये है हमारा पृथ्वी, क्या है, ये है हमारी पृथ्वी। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, पृथ्वी को चारों तरफ से घेर लेती हैं। पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसको चारों तरफ से कैप्चर कर लेती है कौन, ग्रीन हाउस गैसेस। ये है ग्रीन हाउस गैसेस। पृथ्वी के वायुमंडल को चारों तरफ से घेरने का जो काम है, ये प्राकृतिक रूप से है। आप ये समझना कि आर्टिफिशियल है, ये सब प्राकृतिक रूप से है, प्रकृति ने ऐसा बनाया है कुछ हमें, हमारे अर्थ को। तो ये है हमारा अर्थ पूरा, और हमारे अर्थ का जो पूरा एटमोस्फेयर है, वायुमंडल है, उसको नेचुरली रूप से घेर रखा है किसने, ग्रीन हाउस गैसों ने। आप समझो क्यों। देखो, ये है हमारा सन, ये है हमारा सन। सन से लगातार जो किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं पहले, जिससे क्या होता है, हमारी पृथ्वी गर्म होती है, यानी कि पृथ्वी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, पृथ्वी का औसत तापमान है, वो बना रहता है। तो हमारे अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो क्या होता है, वो बैलेंस होता है किसके द्वारा, सन के द्वारा। तो सन के द्वारा जो भी रेडिएशन छोड़ा जाता है, यानी कि जो किरणें होती हैं, वो हमारी अर्थ से टकराती है, और हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। धीरे धीरे बढ़ने का मतलब है कि वो एक ऐसे एवरेज बैलेंस में रहता है, जिससे हमारी जो लाइफ साइकिल है, जितने भी लिविंग बींग्स है पूरे अर्थ पे, चाहे वो जीव जंतु हो, मानव हो, किसी भी प्रकार के जानवर हो, और किसी भी प्रकार की वनस्पतियां हो, तो जितना भी पूरा लाइफ साइकिल है वो क्या हो, एक बैलेंस हो, और अपने इकोसिस्टम को और अपने पूरे एक लाइफ साइकिल को क्या कर सके, पूरा कर सके। तो पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है वो सन के द्वारा जो रेडिएशन प्राप्त करता है, उससे जितने भी लिविंग बींग्स हमारे अर्थ पर हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो क्या करते हैं, अपना लाइफ साइकिल पूरा प्रॉपर जीवन जीते हैं, या फिर जीवन जीने के लिए जो एक औसत तापमान की जरूरत होती है वो हमें सन से प्राप्त होती है रेडिएशन के रूप में। अब देखो मेरी बात सुनो पहले। सन से लगातार जो किरणें हमारे अर्थ पे आती हैं, जिससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, एक एवरेज रूप में बढ़ा रहता है, जिससे हमारी पूरी लाइफ साइकिल को चलाने में हमें मदद मिलती है। पर हमारे हमारे वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेस का ये जो पूरा कंबल बना हुआ है, ये क्या करता है, हमारे सन के रेडिएशन को रोकता है। अब रोकता कैसे, देखो, सन से ये रेडिएशन हमारे अर्थ पे आया, और हमारे अर्थ के द्वारा छोड़ा गया रेडिएशन वापस से ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, उसको कैप्चर कर लेती हैं, यानी कि उसको रोक लेती हैं। सन के द्वारा जो भी रेडिएशन या फिर जो भी ऊर्जा हमारे अर्थ के लिए छोड़ी जा रही है, जैसे हमारा अर्थ का क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर बना हुआ है जो हमारे जीवन चक्र के लिए आवश्यक है। दूसरा, जब ये सूर्य की किरणें या फिर तापमान पृथ्वी के द्वारा वापस से छोड़ा जाता है, तो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है, ग्रीन हाउस गैस का क्या है, एक कंबल के रूप में काम करती है। ग्रीन हाउस क्या करती हैं, एक कंबल के रूप में काम करती हैं, जो वापस गए रेडिएशन को क्या होती हैं, रोक लेती हैं, जिससे हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, बैलेंस। अब आपका हो गया, जब ग्रीन हाउस गैसेस हमारे पृथ्वी के कंबल के रूप में काम करती हैं और टेम्परेचर को बैलेंस रखती हैं, तो फिर इसका दुष्प्रभाव कैसे पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, जितनी भी मानवीय गतिविधियां हो रही हैं और प्राकृतिक गतिविधियां हो रही हैं, जिससे बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसेस क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये जो बेल्ट है, ये जो कंबल है, वो लगातार क्या हो रहा है, मोटा होता जा रहा है। लगातार क्या हो रहा है, ये जो कंबल है लगातार मोटा होता जा रहा है, जिससे सूर्य के द्वारा जो भी प्रकाश हमारे अर्थ पर आता है वो तो आसानी से आ सकता है, पर हमारे अर्थ के द्वारा जो भी रेडिएशन वापस छोड़ा गया है उसको क्या कर रहा है, ये कैप्चर कर रहा है। तो वापस क्या हो रहा है, वापस वही रेडिएशन उस कंबल के द्वारा वापस पृथ्वी पर आ रहा है। ये जो रेडिएशन है वापस हमारे क्या हो रहा है, अर्थ पे आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर क्या था पहले, बैलेंस था, एवरेज था, अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर वापस से बढ़ता जा रहा है। तो यही पूरी प्रोसेस है ग्रीन हाउस गैसों का योगदान हमारे तापमान को बढ़ाने में। सिंपल सा समझो,
कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारे अर्थ की सरफेस है। सन के द्वारा जो भी प्रकाश हमारे अर्थ पर लाया जाता है वो एक बैलेंस में होता है, जिससे हमारी पृथ्वी का जो जीवन चक्र है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वो आराम से अपने जीवन या अपने जीवन साइकिल को पूरा अच्छे से व्यतीत कर सकें। और ये आवश्यक भी है। दूसरा, हमारे वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैस है वो कम्बल के रूप में काम करती है, जिससे सूर्य के द्वारा जो भी प्रकाश होता है उसको रोका जा सके और पृथ्वी का जो एक सामान्य टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो बना रहे। पर ग्रीन हाउस गैसों का लगातार उत्सर्जन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ये जो बेल्ट है ना वो लगातार मोटी होती जा रही है। और इसका कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी के द्वारा जो भी उत्सर्जन किया जा रहा है ऊर्जा का, वो वापस से हमारे पृथ्वी पर ही लौट के आ रही है। यानी कि हमारे वातावरण में जो ऊर्जा जानी चाहिए वो नहीं जा पा रही है। ग्रीन हाउस गैस की जो बेल्ट है वो वापस से पृथ्वी को क्या कर रही है, गर्म कर रही है, जिससे पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ते रहना, लंबे समय तक ये प्रक्रिया होती है, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोबल वार्मिंग। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान लगातार लंबे समय तक बढ़ने रहने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रक्रिया में और जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया में दोनों में मुख्य रूप कौन निभा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, हमारे पृथ्वी के कंबल के रूप में काम करती हैं। जब इनका उत्सर्जन लगातार होता जा रहा है तो ये क्या कर रही है, अपना रेडिएशन वापस से पृथ्वी पर भेज रही है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान जो है बढ़ता जा रहा है। और पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना मतलब ग्लोबल वार्मिंग। और जलवायु परिवर्तन के योगदान में मुख्य रूप से किसका योगदान है, ग्रीन हाउस गैसों का। तो मुझे लगता है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग में जो मुख्य भूमिका ग्रीन हाउस की, वो एक कम्बल के रूप में कैसे काम कर रही है, ये आपको बखूबी अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात आती है कि नेचर ने हमारी पृथ्वी को ऐसा क्यों बनाया कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस की जो परत है वो बनी हुई है। तो आप एक चीज बात याद रखो कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो वनस्पतियां हो, मानव हो, जीव जंतु हो या किसी प्रकार के जानवर हो, उनका टेम्परेचर सामान्य से हमेशा ज्यादा रहता है। पृथ्वी पर लाइफ साइकिल को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए पृथ्वी का गर्म होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पृथ्वी जब गर्म होगी या फिर औसत तापमान को बैलेंस करके रहेगी तो लाइफ साइकिल यूं ही लगातार वर्षों तक चलता रहेगा। यदि अगर ये वायुमंडल में कंबल नहीं होगा, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों की जो बेल्ट नहीं होगी, तो पृथ्वी का तो सन से जो प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है और वापस पृथ्वी से टकराकर वायुमंडल में चला जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी पृथ्वी क्या होगी, एक टाइम पे गर्म होगी, एक टाइम पर लगातार ठंडी होती जाएगी। जब पृथ्वी का औसत तापमान नीचे गिरेगा, पृथ्वी लगातार ठंडी होती जाएगी, तो किसी भी प्रकार के लाइफ साइकिल को कंटिन्यू रखना पृथ्वी पर पॉसिबल नहीं है। यानी कि पृथ्वी अगर ठंडी होती है या पृथ्वी का तापमान कम बना रहेगा तो जीवन चक्र यहाँ पर पृथ्वी पर संभव नहीं है। तो नेचर ने हमारे अर्थ को इस प्रकार से बनाया है कि यहाँ का जो तापमान है वो एवरेज रहे, जिससे लाइफ साइकिल को कंटिन्यू किया जा सके। पर ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा वो एवरेज जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या देखने को मिल रही है, जिससे बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, इसका एक बड़ा रिजल्ट क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये था सारा प्रोसेस कि जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ से काम करती हैं और कहाँ से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या में निकल के सामने आई। अब हम देखते हैं जो हमारे इस टॉपिक का आखिरी है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव क्या है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस है पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने प्रयास किया कि आपको आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूं। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान भाषा कोई हो सकती है। बाकी समझने में या फिर किसी प्रकार डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अब है दुष्प्रभाव। तो अब हम देखते हैं दुष्प्रभाव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे ग्लेशियर का पिघलना। ग्लेशियर का पिघलना। अब देखो, मैंने आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग जो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लगातार पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ता जा रहा है और जिसका मुख्य कारण था ग्रीन हाउस गैसेस का लगातार बढ़ता जाना। तो ये सब चीजें किसको अंजाम देती हैं, जलवायु परिवर्तन को। तो पृथ्वी का औसत तापमान जब लगातार बढ़ता रहेगा तो हमारे जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, यानी कि पोल रीजन्स हैं, जो नॉर्थ और साउथ दोनों की बात हो रही है, जो पोल रीजन्स हैं, ध्रुवीय क्षेत्र हैं, और जो भी हमारे माउंटेन्स पे जो बर्फ जमी हुई है वो क्या होगी, लगातार तापमान बढ़ने के साथ में वो लगातार जो बर्फ होगी ना वो
पिघल जाएगी, यानी कि ग्लेशियर का पिघलना, चाहे वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल के ग्लेशियर हो या फिर किसी माउंटेन्स के ऊपर ग्लेशियर हो। जैसे कि हमारे हमारे हिमालय के रीजन में, यूरोप के यूराल पर्वत के ऊपर बड़े बड़े ग्लेशियरों का निर्माण पाया जाता है। जब ग्लेशियर का पिघलना होगा तो समुद्र का जल स्तर अपने आप बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो ये जो जल है वो कहाँ जाएगा, सागरीय क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों में। तो समुद्र का जो जल होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। समुद्र का जल स्तर जो है वो क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा, जिसका दुष्परिणाम क्या होगा, जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वो सब डूबग्रस्त हो जाएंगे और भारी मात्रा में हमें जान माल की हानि होगी, जान और माल की हानि। तो क्या होगा, तो लगातार पृथ्वी के तापमान बढ़ने से यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की प्रोसेस से सबसे पहला दुष्परिणाम क्या मिलेगा, ग्लेशियर का पिघलना। ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो उनका जो जल है वो नदियों के द्वारा सागरीय क्षेत्रों में या फिर समुद्री क्षेत्रों में आएगा, तो समुद्र का जो जल स्तर है वो क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा, जिससे किसी भी देश के जो तटीय क्षेत्र होंगे वो क्या हो जाएंगे, डूबग्रस्त हो जाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर माल और जान और माल की हानि होगी। दूसरा दुष्परिणाम ये होगा, आप एक चीज नोटिस करो कि हमारा जो समुद्र जल प्रतिशत है वो है 70%, यानी कि पृथ्वी का जो कुल 70% है वो है समुद्री जल। क्या है, समुद्री जल। और 30% क्या है, स्थलखंड, जहाँ हमारे कॉन्टिनेंट है। तो ये जो 70% जल है अभी कैसा है, ये है एवरेज टेम्परेचर में, यानी कि सामान्य तापमान में। जब बड़े पैमाने पर ग्लेशियर की पिघलने की जो प्रोसेस होगी तो बड़े पैमाने पर सागर का जल क्या होगा, जो समुद्री क्षेत्र का जल है वो बढ़ जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर जो पारिस्थितिकीय तंत्र है, यानी कि जो मछलियां या फिर जो भी सागरीय जीव है उन पर बड़े पैमाने पर दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। तो बड़े पैमाने पर क्या होगी, हमें सागरीय जीवों की हानि देखने को मिलेगी, या फिर समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बड़े पैमाने पर क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो इसका एक दूसरा दुष्प्रभाव ये है। तो पहला है ग्लेशियर का पिघलना, फिर समुद्र का जलस्तर जब बढ़ेगा तो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभाव हो जाएगा या प्रभावित होगा। तीसरा, लगातार तापमान बढ़ने से फसल के प्रतिरूप में परिवर्तन होगा। कैसे होगा अभी बताऊंगा। फसल के प्रतिरूप में परिवर्तन, फसल के प्रतिरूप में परिवर्तन। आज हमारे भारत में रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद फसलों का जो क्रम है लगातार सीजन के आधार पर किया जाता है। आप मुझे ये बताओ कि कोई भी फसल अगर 4 महीने में पकती है और पृथ्वी का जो तापमान है लगातार बढ़ता जाएगा तो उससे फसल क्या होगी, वो 4 महीने से पहले ही पक जाएगी। यानी कि जो फसल 4 या 5 महीने में पकनी थी वो फसल हमारे पास 2.5 या 3 महीने में पक के तैयार हो गई। अब आप कहोगे जब जल्दी पक गई तो जल्दी फसल नहीं लगा देंगे, तो ऐसा नहीं है। देखो, हर एक चीज का एक मैच्योर टाइम होता है, अपनी एक व्यस्त अवस्था होती है। जो हमें नेचर ने एक ऐसा बनाया है, या फिर नेचर ने लिविंग बींग्स में जो भी चीजें बनाई हैं वो ऐसी बनाई है कि वो एक टाइम पीरियड के बाद में ही मैच्योर हो पाएंगी। तो फसल जो है 6 महीने की बजाय अगर 4 महीने में तैयार हो जाएगी तो हो सकता है उसके अंदर न्यूट्रिशन बिगड़ जाए, या उसके जो पोषक पदार्थ हैं उसमें डिसबैलेंस हो जाए, मिट्टी का जो वातावरण है, वायुमंडल है, उसको दुष्प्रभावित कर दें, या किसी भी प्रकार के ऐसे कीटों को बढ़ावा दें जिससे बड़े पैमाने पर हमारी फसलों का जो है विनाश देखने को मिल जाए। तो फसल के प्रतिरूप में परिवर्तन। अब है गंभीर बीमारियां। देखो, लगातार तापमान बढ़ने से स्किन कैंसर की समस्या बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले देश जहां सूर्य की किरणें लगातार सीधी पड़ती रहती हैं, उन क्षेत्रों में क्या होगा, जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्लोबल वार्मिंग का भी एक मुख्य कारण है। ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्ट हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने सारी चीजें आपको एक के साथ स्टेप में ही समझाई हैं। तो दूसरा क्या होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगातार तापमान बढ़ने से स्किन कैंसर जैसी बीमारी हमें देखने को मिलेगी, जो एक प्रमुख जानलेवा बीमारी के रूप में साबित हो रही है। तो गंभीर बीमारी के रूप में ल्यूकेमिया टाइप कैंसर बोलते हैं इसको, ल्यूकेमिया टाइप कैंसर, इसे बोलते हैं स्किन कैंसर। फिफ्थ होगा
जब पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ता रहेगा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के कारण, तो जितने भी वेजिटेशंस हैं यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियां हैं हमारे देश में हो चाहे फिर वैश्विक स्तर पर किसी भी देश में हो, उनका जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। विकास क्या होगा? अवरुद्ध होगा। अवरुद्ध क्यों होगा? देखो, किसी भी आप ऐसा समझो कि मान के चलो एक आम का पेड़ है और एक नीम का पेड़ है, इनको औसत विकास के लिए तापमान की आवश्यकता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हो, हम इनको औसत तापमान जो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस दे दें, तो ऐसा क्यों होगा? तो इससे पे क्या होगा, तापमान बढ़ने से जो उनकी नेचुरल ग्रोथ है वेजिटेशंस की या प्राकृतिक वनस्पतियों की, वो अवरुद्ध होगी, जिससे उनके बीज में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि उनकी आने वाली जो पीढ़ी है वनों की वो बिगड़ जाए, फलों का स्वाद बिगड़ जाए, या फलों में ऐसे कीट पनप जाए जो अपने आप ही पूरी फसल को बेकार कर दें। तो लगातार तापमान बढ़ने से प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनमें भी, उनके प्रतिरूप में भी हमें परिवर्तन दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि दुष्प्रभाव में सब इतना काफी है कि ग्लेशियर का पिघलना, जिससे जल स्तर बढ़ेगा तो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ जैसी समस्या आने को देखने को मिल सकती है। दूसरा, समुद्र जल स्तर बढ़ेगा, उसके तापमान में परिवर्तन होगा तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है समुद्र का वो बिगड़ जाएगा। फसल के प्रतिरूप में परिवर्तन आएगा, जिससे फसल की पैदावार जो खराब हो सकती है। गंभीर बीमारियां जन्म ले लेंगी, जैसे कि ल्यूकेमिया कैंसर जो हाई टेम्परेचर एरिया में रहता है। जो वनस्पतिक विनाश है, क्या है, वनस्पतिक विकास है, उसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जिससे उनके फसल में या फिर जो भी फल में देते हैं ना, कई सारा जो डिफरेंस है वो देखने को मिल सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, बरसात औसत से अधिक हो रही है, किसी क्षेत्र में बरसात औसत से कम हो रही है, तो बाढ़ जैसी समस्या देखने को मिल रही है किसी क्षेत्र में, और किसी क्षेत्र में देखने को मिल रही है सूखा जैसी स्थिति। ये सब प्रभाव है जलवायु परिवर्तन के। भारत के उत्तर पूर्व में औसत से अधिक वर्षा लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र और वहाँ के जो नदी का जो पारितंत्र क्षेत्र है वहाँ लगातार क्या हो रहा है, बाढ़ जैसी समस्या देखने को मिल रही है। चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा की बेल्ट हो, असम का बेल्ट हो, बड़े पैमाने पर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्या हो रहा है, औसत से अधिक बरसात क्या है, बढ़ती जा रही है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है और बाढ़ जैसी समस्या लगातार सालों साल बढ़ती जा रही है। दूसरा, भारत का जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है जहाँ औसत से कम बरसात लगातार बनी हुई है, जिससे क्या हो रहा है, सूखा जैसी स्थिति हो रही है। सूखा जब जिस क्षेत्र में आता है तो वहाँ बड़े पैमाने पर जो सामान्य जीवन है वो बिगड़ जाता है। दूसरा, फसलों को जितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है वो बिगड़ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर कृषि या फिर खाद्य सुरक्षा को नुकसान होता है। खाद्य सुरक्षा को क्या होता है, नुकसान होता है, या फसल चक्र जो है गिरावट में देखने को मिलती है। तो बाढ़, सूखा, वनस्पतिक विकास में अवरुद्ध, गंभीर बीमारियों का जन्म होना, फसल के प्रतिरूप में परिवर्तन, सामुद्रिक पारिस्थितिकी का बिगड़ना, ग्लेशियर का पिघलना, जैसे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ या फिर जानमाल की हानि होना या डूबग्रस्त होना, द्वीप का डूब जाना जलस्तर बढ़ने से। तो ये कई सारे दुष्प्रभाव हैं और भी सामान्य रूप से हम देख सकते हैं। बाकी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने पर्याप्त हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको जलवायु परिवर्तन वाला टॉपिक, उसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस का क्या रोल है पृथ्वी को गर्म रखने में, नहीं होंगी तो क्या होगा, जीवन चक्र को बनाए रखने में। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्या है वो कहाँ से निकल के आई और उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन कैसे मैंने आपको समझा के उसमें से निकाला, वो सारी चीज क्लियर हुई होंगी। दुष्प्रभाव में ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा, मैं आशा करता हूँ। ये अगर आपको इसी टॉपिक में किसी प्रकार की अगर आपको समस्या या डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, वरना आप इसको लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना काफी है, बाकी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।